से हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉइड स्वैप है और ये हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेरी वेरिएबल है इसके अंदर हम ए की वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। ताकि हमने करना है कि ए और बी की वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना है। तो जब हम बी की वैल्यू को ए में स्टोर कराएंगे तो ए की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो उसकी पुरानी जो वैल्यू है उसे सेव रखने के लिए हम उसे टेम्प के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ए के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, बी की वैल्यू। और अब ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई हुई है और ए की पुरानी वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, टेम्प के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू टेम्प। इस मीन की स्वैपिंग हमारी तो हो गई हुई है, ठीक है। ओके, आफ्टर यहाँ पे एक्चुअली हम क्या लिखते हैं, इन मेन लिख लेते हैं। यहाँ पे भी हम इन मेन लिख लेते हैं और यही मैसेज जो है वो हम लोकल फंक्शन के अंदर भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिख लेते हैं स्वैप। और ये हमने जब स्वैपिंग कर ली है तो फिर भी दोबारा से हम ये मैसेज प्रिंट करा लेते हैं और ये लोकल फंक्शन हम स्वैप लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या है और क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, देखें इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हम चीज़ें, तो सबसे पहले आपका चलेगा ए 7 से इनिशियलाइज होगा, फिर बी 9 से इनिशियलाइज होगा, फिर हम स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे और प्रिंट होगा। तो बिफोर स्वैपिंग इन मेन, तो सबसे पहले हमारा प्रिंट हो रहा है बिफोर स्वैपिंग इन मेन। ए के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है 7 और बी के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है 9, ठीक। उसके बाद आपका स्वैप का फंक्शन कॉल होगा तो आप इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाओगे। जब आप इसकी डेफिनेशन के ऊपर आओगे तो ए किससे इनिशियलाइज होगा 7 से और बी किससे इनिशियलाइज होगा 9 से, बट ये इसके अपने लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनका इन वेरिएबल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपना एड्रेस पे पड़े हुए, इनका अलग एड्रेस है और इनका अलग एड्रेस है। और फिर हमने प्रिंट कराया है बिफोर स्वैपिंग इन स्वैप। तो क्या प्रिंट हो रहा है बिफोर स्वैपिंग, अभी हमने क्योंकि कोई स्वैप नहीं कराई है तो ए के अंदर 7 प्रिंट हो रहा है और बी के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है 9 प्रिंट हो रहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इन वैल्यूज को स्वैप कराया है और स्वैप करने के बाद हमने प्रिंट कराया है। तो क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली बिफोर की जगह क्या होना चाहिए आफ्टर। ओके, तो हम इसे अगेन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब हम आफ्टर स्वैपिंग इन स्वैप, तो ए के अंदर 9 आ गया है, पहले क्या था बी के अंदर 9 था, और अब बी के अंदर क्या आ गया 7 जो कि पहले ए की वैल्यू थी, ठीक है। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है स्वैप फंक्शन में हमने ए और बी की वैल्यूज को स्वैप कराया है तो वो स्वैप हो गई। ओके, अब जब ये इसकी सारी स्टेटमेंट्स चल गई हैं तो आपने यहाँ से रिटर्न किया है दोबारा यहाँ, क्योंकि यहाँ से आपका फंक्शन कॉल हुआ था और इसके बाद की स्टेटमेंट चलेगी तो आफ्टर स्वैपिंग इन मेन। आफ्टर स्वैपिंग इन मेन में ए स्टिल 7 है और बी अभी भी 9 है। तो इसका मतलब है कि ये इसने अपने लोकल वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी उनको स्वैप किया, मेन की वैल्यूज को इसने स्वैप नहीं किया। ठीक हो गई ये बात। ओके, अब हम इस फंक्शन को स्वैप के बजाय, यानी अब हम दूसरा अपना फंक्शन देखते हैं स्वैप 1। तो इसे जब हम स्वैप 1 करते हैं यहाँ पे हम क्या करें, पास बाय रेफरेंस करें। तो यहाँ पे इट्स मीन कि मुझे इसको भी क्या बनाना है, रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। तो ये बन गए जी हमारे रेफरेंस वेरिएबल, और यहाँ पे जो पास जो मैं सिंपल ऐसे ही कराऊंगी तो इसका मतलब है ए और बी जो हैं जो वैल्यूज हैं उसके लिए ये वाला ए एज अ रेफरेंस वेरिएबल एक्ट कर रहा है और ये भी, यानी कि ये उसी के जो है वो एलियस नेम्स है।
और अगर हम इस प्रोग्राम को मैं अगर अब एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा। ओके, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैंने यहाँ पे स्वैप ही लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, स्वैप 1। और अब हम इसे कंपाइल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर स्वैपिंग तो ए और 7 है और बी जो है वो 9 है। सिमिलरली स्वैप फंक्शन के अंदर ए 7 है और बी जो है वो 9 है। और यहाँ पे जो आफ्टर स्वैपिंग है, यानी ये वाली स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो रही है तो क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर स्वैपिंग इन स्वैप ए 9 है और बी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। अब ये रिटर्न कर गया और यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग इन मेन में ए 9 है और बी 7 है। उसका क्या मतलब है कि क्योंकि हमने ये रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया था इस वेरिएबल के लिए, तो इट्स मीन कि क्योंकि वो उसी वेरिएबल को रेफर सॉरी उसी एड्रेस को रेफर कर रहा था, तो जो चेंजिंग्स इसने की हैं वो चेंजिंग्स यहाँ पे भी हुई हैं। ठीक, और तीसरा है हमारे पास जो है वो पास बाय पॉइंटर। जब हम पास बाय पॉइंटर करेंगे तो अभी हम ये दो करके देख चुके हैं। पास बाय पॉइंटर में क्या करते हैं हम, पास बाय पॉइंटर्स में क्योंकि यहाँ पे हम क्या भेजते हैं, पॉइंटर्स, तो इट्स मीन मुझे इससे भी क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर, और इससे भी क्या बनाना पड़ेगा, पॉइंटर। ठीक हो गया। और उसके बाद जब यहाँ पे पॉइंटर भेजते हैं तो यहाँ पे मुझे एड्रेस भेजना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर जो है वो वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, वो किसको एक्सेप्ट करता है, पॉइंटर को, सॉरी एड्रेस को एक्सेप्ट करता है। तो इट्स मीन यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं भेज सकती, मुझे एड्रेस भेजना पड़ेगा, इसलिए हम इसे पास बाय एड्रेस या पास बाय कॉल बाय पॉइंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एड्रेसेस भेज लिए। तो अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि ये ए और जो बी है इनका एड्रेस यहाँ पे किसमें स्टोर हो रहा है, पॉइंटर ए और पॉइंटर बी में। ऑल्दो ए और बी जो है वो इस फंक्शन के अपने पॉइंटर्स हैं, उनका अपना एड्रेस भी होगा, लेकिन वो जो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करा रहे हैं वो किसका स्टोर करा रहे हैं, ए और बी का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम यहाँ पे स्वैप 2 रख लेते हैं और इसका नाम भी हम यहाँ पे जो है वो स्वैप 2 रख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या मसला है, यहाँ पे मसला ये है कि ए क्या है, पॉइंटर है। जब ए पॉइंटर है तो टेम्प क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल एड्रेस स्टोर नहीं करा सकता, इसलिए मैं इस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्टोर कराऊंगी, तो क्या लिखूंगी, टेम्प इज इक्वल्स टू स्टैरिक है। सिमिलरली जो एड्रेस ए के ऊपर, ए में जो एड्रेस स्टोर है उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं, स्टैरिक। सिमिलरली बी के साथ भी क्या आ जाएगा, स्टैरिक, यहाँ पे भी स्टैरिक, और टेम्प जो है वो नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट दोबारा से करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए के अंदर एड्रेस प्रिंट हो रहा है और बी के अंदर भी जो है वो एड्रेस प्रिंट हो रहा है, और इट्स मीन कि यहाँ पे मुझे करना क्या है, अगर मैं वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, स्टैरिक। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लिखूंगी, स्टैरिक। ठीक है, और अब हम अगेन एग्जीक्यूट अगर इस प्रोग्राम को करते हैं तो इसने भी ऐसा ही किया है कि स्वैप के फंक्शन के अंदर भी वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया और मेन के फंक्शन के अंदर भी वैल्यूज को एक्सचेंज कर दिया। इट्स मीन कि जो पास बाय रेफरेंस है और जो पास बाय एड्रेस है दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आता है, और डिफरेंसेस क्या है वो हम लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा थर्ड टास्क
क्या है। थर्ड टास्क आपका ये है कि आपने एक फंक्शन लिखना है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट कराएगा, लेकिन उसमें आपने ईयर को जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू देनी है विच इज इक्वल्स टू है 2000। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। फंक्शन का नाम जो है वो मैंने क्या, रिटर्न टाइप है वॉइड। फंक्शन का नाम मैंने रखा है डीओबी, डेट फॉर बर्थ। इसके अंदर मैं डे भेजूंगी, मंथ भेजूंगी और ईयर को मैंने इनिशियलाइज करा लिया है, इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी है 2000। लेक्चर में हमने देखा था कि जो वेरिएबल्स डिफॉल्ट वैल्यू के साथ होते हैं उन्हें हम एंड में मेंशन करते हैं, और जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती उन्हें हम पहले लिखते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं यहाँ पे लिख लूँ int year इज इक्वल्स टू 2000 और उसके बाद लिखूँ int day और int month। सिमिलरली ऐसा भी नहीं हो सकता था कि मैं यहाँ पे लिखूँ int day फिर int year और int month। जिस पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसे हम सबसे आखिर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं मेन से ऊपर ही जो है वो कर लेती हूँ, क्या फाइन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, सी आउट कराना है डे। ठीक, उसके बाद जो प्रिंट कराना है मंथ, और उसके बाद जो है वो मुझे प्रिंट करानी है ईयर। ठीक है, और उसके बाद मेन से मैं इस फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेती हूँ। तो मेरे फंक्शन का नाम है DOP। यहाँ पे मैं खुद ही से वैल्यूज भेज देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू भेजती हूँ 12 और 9। ठीक है, तो ये जब मैं दो वैल्यूज भेजूंगी तो होगा क्या कि जो डे है वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा 12 से, जो मंथ है वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा 9 से, और ईयर के अंदर क्या आ जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ है, देखिए मेरे पास प्रिंट हो रहा है 12, 9 और 2000, बिकॉज ईयर की वैल्यू क्या है 2000। यहाँ पे एक बात इसको भी अपने माइंड में रखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईयर को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देती और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ तो अब मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं और इसके अंदर जो है वो मैं 2 वैल्यूज भेज रही हूँ। तो अगर तो मैंने इसको डिफॉल्ट, यानी अगर मैं जो पैरामीटर है उसे मैं डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करा लेती हूँ तो फिर मैं इसे यहाँ पे वैल्यू भेजे बगैर कॉल कर सकती हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी मेंशन नहीं करती तो तब फिर मैं इसको जो है वो ऐसे कॉल नहीं कर सकती कि मैं कुछ पैरामीटर्स के लिए वैल्यू भेज दूँ और कुछ के लिए ना भेजूँ। ठीक है, क्योंकि फिर उसे जो है वो मैचिंग फंक्शन नहीं मिलता, इसे कौन से फंक्शन को कॉल करना चाहिए, तो वो क्या जनरेट करता है, एरर जनरेट करता है। ठीक है, अच्छा, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 12 और फिर 9 और फिर मैं तीसरी वैल्यू लिख लेती हूँ दिस, तो अब ये 2000 को इग्नोर कर लेगा और क्या प्रिंट कराएगा 199। यानी इस फंक्शन को अगर मैं कमेंट कर दूं और इस फंक्शन को कॉल करूं तो बेशक यहाँ पे ईयर की डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि 2000 है, लेकिन ये इसको किस वैल्यू से इनिशियलाइज कराएगा, जो वैल्यू आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल के वक्त भेजी होगी उसको उससे इनिशियलाइज कराएगा। डिफॉल्ट वैल्यू को ये इग्नोर कर लेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2000 के बजाय क्या प्रिंट कराएगा 1999। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट टास्क हम देखते हैं क्या है हमारा। ओके,
नेक्स्ट टास्क आपका ये है कि आपने एक इनलाइन फंक्शन लिखना है जिसमें आपने दो नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इसी फंक्शन को जो है इनलाइन बनाए तो फिर इसका नाम हमने क्या रखना है, प्रोडक्ट रखना है, और हमने दो नंबर्स को क्या कराना है, ऐड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन नाम 1 और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नाम 2, ओके। और यहाँ से हम दो वैल्यूज भेज लेते हैं और हमारे फंक्शन का नाम भी साथ ही चेंज हो गया है, जो कि क्या हो गया है, ठीक। और ये जो है वो इन दोनों नंबर्स को क्या कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा। तो इज इक्वल्स टू num 1 into num 2, ठीक है। तो और यहाँ पे जो है वो आप मल को डिस्प्ले करा लें। और इनलाइन फंक्शन आपको करने के लिए कहा था, तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, कीवर्ड मेंशन करेंगे इनलाइन, ठीक है। तो इसमें जो है वो इनलाइन फंक्शन बनाते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है इनलाइन का, बाकी काम वैसा ही रहता है। तो ये हम शॉर्ट फंक्शन जो होते हैं उनको हम इनलाइन बनाते हैं ताकि देखेंगे ये सिर्फ एक ही लाइन है एक्चुअली, यानी अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है तो बेसिकली ये सिर्फ एक ही लाइन है। तो इसके लिए मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ, फिर मेरा कंट्रोल रिटर्न बैक करे, तो ये जो एक लाइन है ये एक्चुअली क्या होती है, इस फंक्शन कॉल की जगह कॉपी हो जाती है, ठीक है। बाकी यानी फ्रंट एंड पे अगर आप प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे बस एक कीवर्ड मेंशन करना पड़ता है इन लाइन का। देखिए इसने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। बैक एंड पे हमें ये फायदा होता है कि हमें जो है वो कंट्रोल जो है वो बार बार उसको शिफ्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इनलाइन फंक्शंस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड जो है वो इनलाइन का मेंशन करते हैं, बाकी इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने थियरी में देखे हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, नेक्स्ट टास्क हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हमने क्या करना है, यूजर को नंबर एंटर करने के लिए कहने हैं वो इंटीजर भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, और फिर हमने फंक्शन लिखना है जो उनका स्क्वायर कैलकुलेट करे, ओके। तो अगर फंक्शन इंटीजर भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं तो आपने उनका स्क्वायर कैलकुलेट करना है नंबर जो है। तो इट्स मीन ये क्या है, हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसी को अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे मैं इसका नाम क्या रख लेती हूँ, स्क्वायर रख लेती हूँ, और पहली जो उसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम स्क्वायर रख लेते हैं, और ये क्या करेगा, स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है, num 1 इंटू num 1, सही हो गया। और यहाँ पे ओके, एक तो ये है कि ये इंटीजर भी हो सकता है और दूसरा गेन ये है कि ये डबल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है ये नाम उसका सेम हो सकता है, लेकिन हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो इसके पैरामीटर्स की डाटा टाइप है या जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। तो इसमें भी एक ही पैरामीटर आएगा, इसमें भी मुझे क्योंकि डबल का स्क्वायर तो कैलकुलेट करना है तो पैरामीटर तो एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे ये इंट है और यहाँ पे ये क्या है, डबल है, ठीक है। और बाकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं यहाँ पे कॉपी कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, फंक्शन ओवरलोडिंग किया। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि फंक्शन का जो नेम होता है वो सेम होता है, एसक्यू है यहाँ पे भी फंक्शन का नाम, यहाँ पे भी फंक्शन का नेम एसक्यू, एज लॉन्ग एज उसका हेडर डिफरेंट होना चाहिए, यानी और बेसिक दो चीज़ें होती है जिनकी बेस के ऊपर हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, ठीक है, यानी यहाँ पे एक पैरामीटर है तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर है, यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर्स हो या तीन पैरामीटर्स हो, या तो फिर इनकी टाइप डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन इसकी टाइप इंट है और इसकी टाइप क्या है, डबल है, ठीक है। और अब हम अगर स्क्वायर के फंक्शन को कॉल करें
तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ SQ और पहला नंबर, पहली बार जब मैं इसको यहाँ पे मैं 12 भेज लेती हूँ और दूसरी बार जब मैं ये फंक्शन कॉल करती हूँ तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 12.5 भेज लेती हूँ। तो जब मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगी तो ये किसके साथ, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो किसके साथ मैच करती है, इसके साथ मैच करती है क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये इसे कॉल करेगा और सेकेंड टाइम पे ये जो है ये किसके साथ मैच करता है, इसके साथ मैच करता है बिकॉज ये डबल है और ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं एक यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लेती हूँ डबल, और यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसमें मैं क्या प्रिंट करा लेती हूँ, इंटीजर प्रिंट करा लूँ और सिमिलरली यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम देखिए जब हमने फंक्शन कॉल किया तो कौन से वाला फंक्शन कॉल हुआ है, ये इंट वाला फंक्शन कॉल हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है इंट इज इक्वल्स टू। सेकेंड टाइम जो है वो मेरे पास ये डबल वाला फंक्शन कॉल हुआ है। क्यों, क्योंकि वो देखता है कि उसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो किस डेफिनेशन से मैच करते हैं, जिस डेफिनेशन से वो मैच करते हैं वो उसी को इन्वोक करता है। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं से पहले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो भी ये जो पहले वाला फंक्शन है ये किसे कॉल करेगा, सेकंड को इन्वोक करेगा बिकॉज इसके अंदर जो वैल्यू है वो किससे मैच करती है, डबल वाले फंक्शन से मैच करती है। तो अब पहले डबल मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसलिए देखिए मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है डबल इज इक्वल्स टू 156 और फिर जो है वो इंट कॉल होगा। और यहाँ पे सिमिलरली आप स्क्वायर को डबल भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस इज नाउन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम अपना अगला टास्क देखते हैं कि अगला टास्क क्या है। ओके, नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमने देखना है कि एग्जिट फंक्शन क्या होता है। तो एग्जिट फंक्शन हमारा ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अगर रोकना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पहले हम नॉर्मली क्या होता है कि जब आपका मेन की सारी स्टेटमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो जब मेन आपका रिटर्न करता है तो तब आपका जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ओके, अगर आप बजाय इसके आप किसी और फंक्शन से अपने प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं या टर्मिनेट करना चाहते हैं तो तब हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एग्जिट का फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्जिट को समझने के लिए हम इसी प्रोग्राम को जो है वो डेफ पे चला के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। ये वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, मेन है, मेन से हमने इस फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। जब हमने मेन से फंक्शन को कॉल किया तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, दिस प्रोग्राम टर्मिनेट्स विद द एग्जिट फंक्शन, फिर लिखा हुआ आएगा बाय और उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये कभी भी डिस्प्ले नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट का फंक्शन कॉल हुआ हुआ और एग्जिट का फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर लेता है। ठीक है, तो हम अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करके देखें तो ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ही ये एग्जिट कर जाएगा और ये इसका मतलब है कि ये वापस मेन को रिटर्न भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप इसके बाद यहाँ पे कोई भी सी आउट स्टेटमेंट लिखें, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल
ये स्टेटमेंट भी कभी भी प्रिंट नहीं होगी। रीज़न उसकी क्या है? रीज़न आपने देख लिया कि आपका जो एग्जिट का फंक्शन है वो इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर लेगा, यानी उसके रिटर्न करने से पहले ही वो क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहा है। इसका मतलब है यहाँ से ही आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। आप मेन को रिटर्न नहीं करोगे और ना ही इसके बाद की स्टेटमेंट्स कभी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की लैब जिसमें हमने डिफरेंट चीज़ों को प्रैक्टिस किया, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर्स, और स्पेसिफिकली हमने अरेज के साथ भी उन्हें देखा कि अरेज के साथ हम कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। फिर जो है वो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग, इनलाइन फंक्शंस, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को देखा, और फिर एंड पे हमने देखा कि एग्जिट फंक्शन क्या काम करता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।